हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU एस वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आपकी सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है, BA प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर की। और हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1200 CE। अगर आपके पास भी ये बुक है, ये सब्जेक्ट है, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सारे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो यूनिट है उनको पूरी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो इंस्टाग्राम ID है उसको भी चेकआउट कर लीजिए। देखिए, ये जो बुक है इसमें मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हमारी कवर हो चुकी है। हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है, जिसका पार्ट 1 यानी वीडियो 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। आज हमारी वीडियो 2 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 को। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार त्रिपक्षीय संघ। इनमें हम राष्ट्रकूटों के बारे में, पाल के बारे में, प्रतिहारों के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे वीडियो नंबर 1 में। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो नंबर 1 छोड़ी थी, वहीं हम सेकेंड वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था अमोघ वर्ष प्रथम और उत्तराधिकारी, यानी अमोघ वर्ष प्रथम जो थे और उनके उत्तराधिकारी के ऊपर हम चर्चा करने वाले थे। अमोघ वर्ष प्रथम गोविंद तृतीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वह भी एक योग्य शासक थे और उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। यानी देखिए, ये जो थे ये गोविंद तृतीय के पुत्र थे और इनके उत्तराधिकारी थे और ये एक योग्य शासक थे, यानी काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने लंबे समय तक शासन भी किया था। कला के संरक्षण अमोघ वर्ष प्रथम कला और साहित्य के महान संरक्षण थे, यानी इन्होंने संरक्षण दिया था। नई राजधानी, इन्होंने अपनी नई राजधानी मानिय खेत आधुनिक अलखंड आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय। एक वर्ष प्रथम के बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र कृष्ण द्वितीय और पोते इंद्र तृतीय हुए, यानी इनके जो उत्तराधिकारी, इनका एक पुत्र था जो कृष्ण द्वितीय था, फिर इनके बाद में इनका जो पोता थे यानी पोते थे इंद्र तृतीय, वो इनके उत्तराधिकारी बने थे। इंद्र तृतीय की विजय इंद्र तृतीय को प्रतिहार शासक महिपाल के खिलाफ युद्ध में जीतने के लिए ये जाना जाता है, यानी इन्होंने महिपाल के खिलाफ युद्ध किया था और उसमें विजय प्राप्त की थी, जो कि एक महान युद्ध था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रकूटों का पतन। किस तरह से राष्ट्रकूटों का पतन हुआ, इसमें आप पहला लिखेंगे कमजोर उत्तराधिकारी। किस तरह से इंद्र तृतीय के बाद के राष्ट्रकूट शासन उतने सक्षम नहीं थे जितने पहले के थे, क्योंकि अब ये कमजोर हो गए थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे चालुक्यों का पुनरुत्थान। 10वीं शताब्दी के अंत में चालुक्यों ने फिर से सत्ता हासिल कर ली, जिससे राष्ट्रकूट साम्राज्य का पतन हो गया और राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है एक तरह से पूरा जो ध्वस्त था वो होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रकूटों का महत्व, यानी जो राष्ट्रकूट हैं उनका महत्व क्या था। हम लिखेंगे शानदार युग। किस तरह से लगभग 753 से 975 ईस्वी तक राष्ट्रकूटों का शासनकाल दक्कन के इतिहास का सबसे शानदार समय था, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट समय माना जाता है और सबसे लंबा टाइम भी माना जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मराठों से तुलना। किस तरह से दक्कन के इतिहास ने उनकी भूमिका की तुलना बाद में समय में मराठाओं द्वारा निभाई गई भूमिका से की जा सकती है, क्योंकि इनकी जो भूमिका है या इनके जो कर्तव्य है थोड़े थोड़े मिलते जुलते, या हम यही कह सकते हैं एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर और दक्षिण में विजय। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत अपने समय के शक्तिशाली शासकों को हराया और दक्षिण भारत में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। यानी जो वो ध्रुव हैं, गोविंद तृतीय है और इंद्र तृतीय हैं, इन्होंने भी हमारे जो शासन है ये कहूँ इनके टाइम पे जो शक्तिशाली राजा थे उन्हें हराया और वहाँ पर दक्षिण तक इन्होंने अपने जो शासन है उसे हासिल किया। देखिए, आपके जो सर हैं ध्रुव सर, वो भी आपके इतिहास में आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखें
महान शक्तियों को हराया। किस तरह से इन्होंने महान शक्तियों को हराया, इसमें आप लिखेंगे उन्होंने भारत की सभी प्रमुख शक्तियों, उत्तर में प्रतिहार और पाल और दक्षिण में पूर्व चालुक्य और चोल को पराजित किया। यानी इन्होंने उत्तर में जो पाल हैं, प्रतिहार हैं और पूर्व और दक्षिण में जो चोल्य और चोल हैं उनको भी पराजित किया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे हम देखेंगे संघर्ष और सफलता। किस तरह से राष्ट्रकूटों की कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने शक्तिशाली शत्रुओं के खिलाफ अंततः सफल रहे। यानी इन्होंने कई बार हार का सामना किया था बट फिर भी ये सफल रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे पाल वंश। पाल वंश का पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बंगाल में लगभग 100 वर्षों तक अराजकता रही। लोगों ने मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति को अपने शासन चुना, जिन्होंने पाल वंश की नींव रखी। यानी देखिए 100 सालों तक वहाँ कोई भी राजा नहीं था, अराजक था, वहाँ कोई भी शासन नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद में लोगों ने ही एक गोपाल नाम के व्यक्ति थे जिन्हें अपना शासक चुना और उन्होंने पाल वंश जो है उसकी नींव रखी। पाल वंश ने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 12वीं शताब्दी की शुरुआत तक बिहार और बंगाल के बड़े हिस्से पर शासन किया और कुछ समय के लिए उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बना। यानी देखिए इसने जो 8वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध में शुरू किया और 12वीं शताब्दी आते आते बिहार और बंगाल के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और आगे चल के जो भारत है, भारत का उत्तरी भारत, वहाँ पर भी प्रमुख शक्ति बन गया। पाल वंश की शक्ति का आधार बिहार और बंगाल की उपजाऊ भूमि और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार था। यही इसकी सबसे शक्ति या ये कहें सबसे मजबूती का कारण था। अब हम देखेंगे धर्मपाल गोपाल के उत्तराधिकारी, यानी जो गोपाल बने थे उनके जो उत्तराधिकारी थे धर्मपाल, इनके बारे में हम देखेंगे। योद्धा राजा धर्मपाल एक बहादुर योद्धा थे और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध किए। यानी जो धर्मपाल थे वो एक बहुत अच्छे योद्धा थे और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध भी लड़े थे। चुनौतियाँ सिंहासन पर बैठते ही उन्हें प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से चुनौती मिली जो अपने राज्यों का विस्तार करना चाहते थे। राष्ट्रकूट उत्तर के उपजाऊ मैदानों पर भी नियंत्रित करना चाहते थे, जिनके जिनके कारण धर्मपाल का इन शक्तियों से संघर्ष रहा। यानी जो धर्मपाल है उन्होंने प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ भी टक्कर रखी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिहारों से संघर्ष। किस तरह से धर्मपाल और प्रतिहार शासन वत्स्यराज के बीच पहली लड़ाई हुई जिससे वत्स्यराज की जीत हुई। यानी देखिए जो धर्मपाल हैं और जो प्रतिहार हैं, इनके जो शासक हैं वत्स्यराज, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और जो वत्स्यराज हैं यानी जो प्रतिहार हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राष्ट्रकूटों का हस्तक्षेप। किस तरह से वत्स्यराज की जीत के तुरंत बाद राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्स्यराज को हराया और उनके रेगिस्तान में भागने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव ने धर्मपाल को भी हराया लेकिन जल्द ही दक्कन लौट गया। यानी देखिए ध्रुव जो है उन्होंने जो धर्मपाल है उन्हें भी हरा दिया था लेकिन वो जल्द ही वापस दक्कन लौट गए थे। लाभ और विस्तार। राष्ट्रकूट आक्रमणों ने प्रतिहारों को कमजोर कर दिया लेकिन धर्मपाल की प्रतिष्ठिता को कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी इन्होंने जो प्रतिहार हैं उन्हें तो कमज़ोर किया लेकिन धर्मपाल को ये कमज़ोर नहीं कर पाए। धर्मपाल ने इस स्थिति का फायदा उठाया और पूरे उत्तर भारत पर अपना प्रभाव जमा लिया या प्रभाव बढ़ गया। अब हम देखेंगे कन्नौज पर नियंत्रण। उन्होंने वत्स्यराज के सामंत इंद्रयुध को हराया और अपने विश्वास पत्र युद्ध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया। कन्नौज में एक बड़ा दरबार भी आयोजन किया था। इन्होंने ही कन्नौज में एक बड़ा जो दरबार है वो भी बनाया। ठीक है, अब हम देखेंगे धर्मपाल के साम्राज्य का विभाजन कि किस तरह से जो धर्मपाल है उनके साम्राज्य का विभाजन हुआ। तो अगर हम मोटे तौर पे कहें तो इनका जो साम्राज्य वो 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है हमारा नाभिकीय क्षेत्र, बंगाल और बिहार के क्षेत्र जिस पर धर्मपाल का सीधा नियंत्रण होता था वो नाभिकीय क्षेत्र कहलाता था। दूसरा होता था हमारा आश्रित राज्य जो कि कन्नौज, यानी कन्नौज राज्य जो धर्मपाल पर निर्भर था। यहाँ शासक धर्मपाल द्वारा मनोनीत होता था और उनके अधीन था। यानी जो धर्मपाल है वो किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करते थे जो यहाँ शासन करता था। तीसरा होता था हमारा
जागीरदार राज्य, पश्चिमी पहाड़ी राज्य, राजपूताना, मालवा और जैसे कई राज्यों को धर्मपाल के साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनके शासकों ने धर्मपाल को अपना स्वामी मान रखा था। यानी ऐसे भी राज्य थे जहाँ धर्मपाल का शासन तो नहीं था, बट उनके जो राजा थे वो अपने जो धर्मपाल है उसी को अपना स्वामी मानते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे आगे की चुनौतियां और राष्ट्रकूटों का फिर से हस्तक्षेप। किस तरह से जो आगे की चुनौतियां हुई और राष्ट्रकूट किस तरह से बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे। धर्मपाल को प्रतिहार शासक नागभट्ट तृतीय ने चुनौती दी और हराया, लेकिन राष्ट्रकूटों के हस्तक्षेप के कारण वह फिर से बच गया। यानी देखिए, जो नागभट्ट तृतीय हैं उन्होंने चुनौती दी और हरा भी दिया, लेकिन राष्ट्रकूट जो हस्तक्षेप कर रहे थे बार बार, उसकी वजह से ये फिर से बचे जाते हैं। राष्ट्रकूट शासन गोविंद तृतीय के दक्कन लौटने के बाद धर्मपाल ने फिर से अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार किया। यानी फिर से उन्होंने अपना जो साम्राज्यवाद है उसको विस्तार करना शुरू कर दिया। 32 वर्ष से अधिक शासन करने के बाद धर्मपाल की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र देवपाल उत्तराधिकारी बने। और धर्मपाल के बाद जो उनके पुत्र थे देवपाल, वही नेक्स्ट उत्तराधिकारी बने। अब हम देवपाल के बारे में पढ़ेंगे, धर्मपाल के जो उत्तराधिकारी थे। हम शासक किस तरह से, देवपाल भी अपने पिता की तरह एक योग्य शासक थे। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य को बनाए रखा बल्कि उसका विस्तार भी किया। यानी ये भी अपने पिता की तरह एक अच्छे शासक थे और इन्होंने सिर्फ अपने जो साम्राज्य उसे बनाए ही नहीं रखा बल्कि उसका विस्तार किया, उसे और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे साम्राज्यवादी नीति। इस तरह से इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और अपना ज़्यादातर जीवन युद्ध में बिताया। यानी इन्होंने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई थी, जिसकी वजह से ये अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करने में ही इन्होंने युद्ध करने में अपनी ज़्यादातर जीवन जो है वो व्यतीत कर दिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिहारों से एक संघर्ष जारी। इन्होंने 3 पीढ़ियों के प्रतिहार शासकों नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र और भोज के साथ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और उत्तरी भारत में पाल वंश का वर्चस्व बनाए रखा। यानी इन्होंने भी 3 पीढ़ियों या ये कहें 3 राजाओं के साथ अपनी जो मतभेद है वो जारी रखी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लंबा शासनकाल। उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया, यानी अपने पिता से भी ज़्यादा इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कला और वास्तुकला के संरक्षण। देवपाल कला प्रेमी और महान वास्तुकार थे। उन्होंने कई बौद्ध मठों और मंदिरों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि बौद्ध गया महाबोधि मंदिर का निर्माण उनके शासनकाल में ही हुआ था। यानी बौद्ध गया में जो महाबोधि मंदिर है उसका जो निर्माण हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे पाल वंश का पतन और पुनरुत्थान। यानी जो पाल वंश है उसका पतन कैसे हुआ और उसका पुनरुत्थान कैसे हुआ। इसमें आप लिखेंगे कमजोर उत्तराधिकारी। किस तरह से धर्मपाल और देवपाल जैसे महान शासकों के बाद पाल वंश कुछ समय के लिए कमजोर हो गया। उनकी शक्ति पटना और आसपास तक ही सीमित रह गई और उन्होंने बंगाल पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया, क्योंकि अब जो देवपाल हैं इनके बाद जो उत्तराधिकारी आते हैं वो इतने योग्य नहीं होते, जिसकी वजह से बस इनका जो शासन है वो पटना जो बिहार में स्थित है वहीं तक रह गया था और आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, अब हम देखेंगे महिपाल का पुनरुत्थान। केवल महिपाल जो कि 1980 से 1038 ने पाल वंश की खोई हुई प्रतिष्ठान को फिर से स्थापित किया। हालांकि चोल राजा राजेंद्र प्रथम के उत्तरी अभियान से उन्हें कुछ समय के लिए नुकसान हुआ। यानी जो चोल राजा हैं उन्होंने जो उत्तरी अभियान चलाया था उससे इन्हें कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भी एक महान राजा थे और इन्होंने जो इनकी खोई हुई इज्जत है या ये कहें खोया हुआ जो सम्मान है वो वापस दिलवाने का कार्य किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कलचूरियों और केवतों से संघर्ष। किस तरह से महिपाल के उत्तराधिकारियों का पश्चिम में कलचूरियों के साथ लगातार संघर्ष रहा, जिससे पाल शक्ति कमजोर हुई। पूर्व में केवतोरियों ने भी पाल शासकों के लिए समस्या खड़ी कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रामपाल का प्रयास। रामपाल ने केवतोरीय शक्ति को समाप्त किया और कुछ समय के लिए पाल वंश की खोई हुई चमक को वापस लाने में सफल रहे थे। कौन? रामपाल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतिम पतन। रामपाल के कमजोर उत्तराधिकारी वंश के पतन को नहीं रोक पाए। 12वीं शताब्दी में बंगाल में सेन वंश ने पाल वंश को स्थान ले लिया। यानी देखिए जो
रामपाल हैं, इनके बाद जो उत्तराधिकारी आए वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, जिसकी वजह से जो वो वंश है ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और 12वीं शताब्दी में जो बंगाल में सेन वंश आया उसने पाल वंश की स्थापना, या ये कहूँ पाल वंश का जो स्थान था वो ले लिया। अब हम देखेंगे पाल प्रशासन, धर्म और कला, यानी जो पाल प्रशासन था, धर्म थी और कला किस तरह से थी। इसमें आप लिखेंगे साम्राज्य का स्वरूप। पाल साम्राज्य प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक क्षेत्र और जागीरदार प्रमुखों द्वारा शासित क्षेत्रों से मिलकर बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे सामंत चक्र। किस तरह से पाल शासकों में जागीरदारी प्रमुखों के समूह को सामंत चक्र कहा जाता था, यानी जिनके पास ज़्यादा जागीर होती थी, जो जागीरदार प्रमुख होते थे, उन्हें सामंत चक्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नालंदा और विक्रमशिला। पाल वंश के शासकों ने नालंदा महाविहार की अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध बनी रही धर्मपाल ने अपने शासन के 39वें वर्ष में नालंदा को 5 गांव दान दिए। यानी देखिए जो धर्मपाल हैं उन्होंने भी नालंदा को 5 गांव अपने जो हैं वो दान में दिए थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला नामक एक नए बौद्ध महाविहार की भी स्थापना की। अब देखिए जो विक्रमशिला है इसकी जो स्थापना है वो धर्मपाल ने ही की थी। ठीक है, देखिए हमने विक्रमशिला के बारे में पहले भी पढ़ा है, आई होप आपको याद होगा विक्रमशिला के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे महायान और तार्किक बौद्ध धर्म। किस तरह से पाल वंश के समय में महायान बौद्ध धर्म ने बंगाल में तार्किक रूप ले लिया, जो देवी की पूजा से प्रभावित थे। यानी आगे चल के इन्होंने तार्किक रूप ले लिया जो कि देवी जो है उनकी पूजा से प्रभावित हो गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कला और संस्कृति का प्रसार। किस तरह से महायान बौद्ध धर्म का विकास तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में भी हुआ और पाल कला का प्रभाव वहाँ भी फैला। यानी हम पाल जो कला है उसका प्रभाव दक्षिण और एशिया तक देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार को देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे उद्भव और वंश संबंध। किस तरह से, इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार एक राजपूत कबीला था जिसकी उत्पत्ति गुर्जर वंश से मानी जाती है। यानी गुर्जर जो प्रतिहार राजपूत कबीला है इसकी जो उत्पत्ति है वो गुर्जर वंश से मानी जाती है। 6ठी सदी ईस्वी में गुर्जर भारत में आए, पर अब माना जाता है कि प्रतिहार यहाँ की मूल निवासी क्षेत्र थे। यानी पहले माना जाता था कि 6ठी शताब्दी में जो गुर्जर हैं वो भारत में आए थे, लेकिन अब माना जाता है कि प्रतिहार जो है वही मूल निवासी क्षेत्र थे यहाँ के, या मूल निवासी जो क्षेत्रीय थे वही थे ये लोग। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे उनके पूर्वजों में हरिश्चंद्र का नाम आता है जिन्होंने एक क्षेत्रीय महिला भद्र से विवाह किया था। यानी इनका मानना है कि जो हरिश्चंद्र हैं उन्होंने एक क्षेत्रीय जो महिला थी भद्र, उनसे विवाह कर लिया था, जिसकी वजह से ये जो वंश है ये बना। ठीक है, अब हम देखेंगे भद्र के पुत्रों ने व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अपनी जाति अपनाई, जबकि कुछ साक्ष्यों में उन्हें लक्षण के प्रतिहार के रूप में भी दर्शाया जाता है। यानी कुछ साक्ष्यों में लक्षण जो प्रतिहार है उसके प्रतीकों के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे प्रतिहार एक पदनाम है, प्रभुत्वता प्राप्ति के बाद भी परिवार ने धारणा की थी। ठीक है, ये एक तरह से प्रतिहार जो है वो पदनाम के ऊपर देखा जा सकता है। वह बहुविवादित थे, विष्णु शिव और भगवती की पूजा करते थे। यानी ये जो है ये बहु वेदों की पूजा करते थे, यानी विष्णु शिव और जो भगवती है उनकी भी पूजा ये लोग करते थे। अब हम देखेंगे राजनीतिक विस्तार और शक्ति। किस तरह से इन्होंने राजनीतिक विस्तार और शक्ति की, इसमें आप लिखेंगे हर्ष के शासनकाल के दौरान प्रतिहार एक छोटे से राजपूत राज्य के स्वतंत्र शासन थे। यानी जो प्रतिहार है वो एक छोटे से राजपूत जो राज्य है उसके स्वतंत्र शासकों के रूप में थे हर्ष के शासनकाल के दौरान। ठीक है, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने कन्नौज पर कब्जा करना अपनी शक्ति बढ़ाई। यानी सबसे पहले इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। मुस्लिम विजय से पहले उत्तर भारत में प्रतिहार साम्राज्य अंतिम महान साम्राज्यों में से एक माना जाता है। यानी मुस्लिम विजय से पहले जो उत्तर भारत में जो अंतिम महान साम्राज्य के में से एक ये माना जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पश्चिम भारत में खासकर गुजरात और मालवा प्रतिहारों का प्रभाव था। मालवा
उपजाऊ भूमि का केंद्र था और गुजरात व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मालवा को इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती थी क्योंकि यहाँ जो कृषि है वो बहुत अच्छी होती थी और जो गुजरात है यहाँ से व्यापार किया जाता था, इसलिए इन दोनों को इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे प्रतिहारों ने अरब आक्रमणों का सफल प्रतिरोध किया और भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अब हम देखेंगे महान शासक और उनकी कारनामे, यानी जो महान शासक थे और उनके क्या क्या कारनामे थे। तो पहले हैं हमारे नागभट्ट। नागभट्ट में आप पहला लिखेंगे, पहले महान शासक माने जाते हैं। नागभट्ट को पहला महान शासक माना जाता है। इनके शासनकाल में अरब मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा किया और मध्य भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह हार गए। यानी इन्होंने सिंध और अरब पर भी कब्जा किया था, लेकिन बाद में चलकर ये हार जाते हैं। नागभट्ट ने अपने उत्तराधिकारी को मालवा, राजपूताना और गुजरात के हिस्सों में से एक शक्तिशाली राज्य सौंपा था। यानी ये जो है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिन्होंने फिर आगे चल के इन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को ये सारी चीज़ें सौंप दी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागभट्ट के उत्तराधिकारी। अब हम नागभट्ट के अगर उत्तराधिकारियों की बात करें तो इसमें आप लिखोगे उनके भतीजे और भतीजों में क्रमशः कक्का, फिर देवराज और देवराज के पुत्र वत्स्यराज ने धीरे धीरे उत्तर में अपनी प्रभुत्व बनाया। यानी देखिए पहले जो इनके उत्तराधिकारी बने वो कक्का बने, फिर देवराज बने, फिर देवराज के जो पुत्र थे वत्स्यराज, इन्होंने धीरे धीरे जो उत्तर है वहाँ पर अपना जो शक्ति है या ये कहूँ अपना जो प्रभाव है वो स्थापित करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वत्स्यराज ने बंगाल के पास शासन धर्मपाल को पराजित किया। यानी जो वत्स्यराज हैं उन्होंने ही जो धर्मपाल हैं उनको पराजित किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वत्स्यराज ने पाल और राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर में वर्चस्व के लिए त्रिपुणीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्स्यराज को पराजित कर केंद्रीय राजपूताना तक ही उसकी सत्ता सीमित कर दी, ताकि वो लोग आगे ना बढ़ पाए और इनकी सत्ता जो है वो हासिल रह सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय को अगर हम देखें तो इसमें आप लिखेंगे उन्होंने मालवा के पहाड़ी किलों, पश्चिमी काठियावाड़, सिंध, आंध्र शासकों, कलिंग और विदर्भ पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संभवत कन्नौज को भी कब्जा किया, जिसके बाद तिहारों की राजधानी माना गया। यानी बाद में इन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया, जो कि प्रतिहारों की फिर राजधानी बन जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के साथ संघर्ष में उनकी सफलता कम हुई और करारी हार झेलनी पड़ी। यानी राष्ट्रकूटों के साथ जो गोविंद तृतीय हैं इनका संघर्ष हुआ, लेकिन इन्हें करारी जो हार है वो झेलनी पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे उनकी हार ने पाल शासक धर्मपाल और उनके पुत्र देवपाल को पाल वर्चस्व फिर से स्थापित करने का अवसर प्रदान कर दिया था। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र रामभद्र ने लगभग 3 वर्ष तक शासन किया था, और जो नागभट्ट द्वितीय हैं इनके जो पुत्र थे रामभद्र, इन्होंने लगभग 3 वर्ष ही शासन किया था। अब आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे मिहिर भोज और प्रतिहार साम्राज्य का उत्कर्ष। यानी जो मिहिर भोज हैं और जो प्रतिहार साम्राज्य है उसका उत्कर्ष कैसे हुआ। इसमें आप लिखेंगे रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक है। यानी अगर हम प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली शासकों की बात करें तो इसमें रामभद्र के जो पुत्र थे मिहिर भोज वो भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन्होंने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया और उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर अपनी साम्राज्य को पुनः स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हालांकि थोड़ी देर बाद पाल राजा देवपाल ने मिहिर भोज को पराजित कर राष्ट्रकूटों पर आक्रमण किया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने देवपाल को भी हरा दिया। यानी देवपाल ने मिहिर भोज को हराकर राष्ट्रकूटों पर हमला किया था, लेकिन जो ध्रुव हैं उन्होंने ही देवपाल को हरा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे प्रतिहारों की बढ़ती शक्ति को पारंपरिक दुश्मनों पाल और राष्ट्रकूटों ने रोक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 9वीं शताब्दी में देवपाल की मृत्यु और पाल वंश के कमजोर शासकों के कारण मिहिर भोज ने फिर से आक्रमण नीतियां बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन्होंने पाल राजा नारायण पाल को
परास्त कर पश्चिमी क्षेत्र में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों के साथ लंबे संघर्ष में कृष्ण द्वितीय को हराया, मालवा पर कब्जा किया, गुजरात तथा काठियावाड़ प्रतिद्वंदी पर वर्चस्व कायम किया। यानी देखिए जो मालवा के राजा थे राष्ट्रकूटों को इन्होंने हराया, फिर कृष्ण द्वितीय को भी हराया और मालवा पर कब्जा किया और जो गुजरात है वहाँ पर काठियावाड़ पर सभी पर अपना जो वर्चस्व है वो स्थापित किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रभुत्व उत्तर पश्चिम में पंजाब तक और पूर्व में गोरखपुर के कलचुरी तक फैला, जिससे पूरा अवध क्षेत्र उनके साम्राज्य में शामिल हो गया। यानी हम कह सकते हैं पूरे अवध पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बुंदेलखंड के चंदेलों ने भी उनके पराक्रम को स्वीकार किया। यानी बुंदेलखंड के जो चंदेल थे उन्होंने भी इनका जो पराक्रम है या फिर इनका जो शासन है उसको स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस प्रकार मिहिर भोज ने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे समाप्ति और पतन, यानी किस तरह से इसकी समाप्ति हुई या क्या क्या कारण थे इसके पतन के। जब ये इतना अच्छा था या फिर इतनी जगह इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी तो किस तरह से इनके जो वो समाप्ति है या पतन हुआ था। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे महिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्र पाल ने कला और संरक्षण करते हुए राज्य की गरिमा बनाए रखनी और पूर्व की ओर विस्तार किया। यानी इन्होंने फिर आगे चल के पूर्व की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया था इनके पुत्र ने। लेकिन महेंद्र पाल की मृत्यु के बाद प्रतिहार साम्राज्य कमजोर पड़ गया और जैसे ही जो महेंद्र पाल की मृत्यु हुई उसके बाद ये जो साम्राज्य था या ये कहें ये जो साम्राज्य है ये कमजोर की होने की कगार पर चला गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उनके उत्तराधिकारी साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हुए, जिससे 10वीं शताब्दी के मध्य तक राज्य गहरे संकट में प्रवेश कर गया था। यानी देखिए इनके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने सक्षम या फिर ये कहें इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से ये 10वीं शताब्दी आते आते ही संकट में पड़ गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे महमूद गजनबी का 1018 में कन्नौज पर आक्रमण अंतिम झटका साबित। यानी जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया तो ये लास्ट झटके के रूप में या लास्ट अंतिम जो चरण है उसके रूप में देखा जा सकता है पतन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे महमूद के आक्रमण के बाद प्रतिहारों ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया पर वह अपनी पुरानी शक्ति खो चुके थे। यानी अब उनकी जो शक्ति थी वो समाप्त होने की कगार पर थी। कन्नौज अंत एक छोटी रियासत में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाद में 1090 में एक अन्य राजपूत राजवंश कठोर ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और आगे चल के जो कठोर राजवंश था उसने भी यहाँ पर कब्जा कर लिया था कन्नौज पर। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघ, किस तरह से इन तीनों के बीच में हम त्रिपक्षीय संघ देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजनीतिक संघर्ष का कालखंड किस तरह से। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे उत्तर भारत में सत्ता का दावा करने के लिए तीन प्रमुख शक्ति पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट एक से अधिक समय तक एक दूसरे से भिड़ते रहे। यानी इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक एक तरह से वर्चस्व था इन तीनों का ही या ये कहें संघर्ष रहा जिसमें पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कन्नौज को हर्षवर्धन के समय से ही प्रतिष्ठिता थी। सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से गुरुत्वाकर्षण का केंद्र माना गया कन्नौज को, क्योंकि यहाँ हर कोई कब्जा करना चाहता था। ये शहर दोआब के मध्य स्थित था। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब पूर्वी और पश्चिमी गंगा घाटी के ये दोनों और के क्षेत्र पर अधिकार था, इसीलिए सब लोग कन्नौज के पीछे पड़े हुए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भूमि और जल मार्ग के संपर्क में होने से यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, अतः तीनों शक्तियों ने बार बार इसे जीतने का प्रयास किया ताकि इससे क्या होगा ये जल के साथ साथ जो मार्ग हैं जल मार्ग है और जो हमारी भूमि है उस पर भी इनका कब्जा हो जाता जो भी कन्नौज पर कब्जा करता उसका। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समकालीन शक्ति का उदय और संघर्ष। 8वीं और 9वीं शताब्दी के अंत तक उत्तर भारत में प्रतिहारों का उदय हुआ, पूर्व में पाल का हुआ और दक्कन में राष्ट्रकूटों का उदय हुआ। ये तीन राज्यवंश एक ही समय में शक्तिशाली उभरे थे जो कि हर तरह से वर्चस्व जमाना चाहते थे। मुख्य घटनाएं और शासन के कारनामे, अगर हम मुख्य घटनाएं और जो शासक हैं उनके कारनामों की बात करें तो पहले हम देखेंगे वत्स्यराज जो कि गुर्ज प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जो कि हमारे 783 ईस्वी के आसपास वत्स्यराज ने राजस्थान में उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे पाल शासक गोपाल और धर्मपाल। इसमें आप लिखेंगे प्रारंभिक पाल शासकों ने बंगाल में पश्चिम की ओर विस्तार किया था। ठीक है, क्योंकि सभी लोग पहले पश्चिम की ओर विस्तार कर रहे थे। वत्स्य राज ने पाल राजाओं को हराया, लेकिन यह संघर्ष आगे बढ़ गया था। अब हम देखेंगे राष्ट्रकूटों का प्रवेश। किस तरह से दक्कन में राष्ट्रकूटों ने अपनी पकड़ मजबूत की और उत्तर की ओर बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने एक बड़ी सेना के साथ गंगा के मैदानों पर आक्रमण कर वत्स्य राज और धर्मपाल दोनों को पराजित किया था ध्रुव ने। ठीक है, आगे चलेंगे कन्नौज का नियंत्रण। किस तरह से कन्नौज का जो नियंत्रण है, सभी लोग कन्नौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। किस तरह से ध्रुव की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रकूट सत्ता में रहे, जिससे के दौरान धर्मपाल ने कन्नौज पर विजय प्राप्त कर ली। यानी ध्रुव की जैसे ही मृत्यु होती है, उसके बाद में जो राष्ट्रकूट सत्ता में रहते हैं, तो धर्मपाल जो है वो दोबारा से कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जल्द ही वत्स्य राज के पुत्र प्रतिहारों को प्रभाव बढ़ाया और धर्मपाल के खिलाफ आक्रमण कर दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। इस जीत से राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय को ईर्ष्या हुई। उन्होंने नागभट्ट के राजाओं पर आक्रमण किया, परंतु धर्मपाल ने कन्नौज को पुनः विजय कर लिया या पुनः प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे अगली पीढ़ी के शासक। अगली पीढ़ी के शासक किस तरह से, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाया और प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शासकों के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा भोज और महेंद्रपाल ने अन्य समकालीन शासकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने का प्रदर्शन किया था, ताकि उनकी जो शक्ति है वो बढ़ सके। फिर आप लिखेंगे धीरे धीरे कन्नौज उत्तर भारत का मुख्य सत्ता केंद्र बन गया, क्योंकि सभी लोग कन्नौज पर ही अपना जो कब्जा है वो करना चाहते थे। अब हम देखेंगे 9वीं और 10वीं शताब्दी की राजनीतिक दृष्टि, यानी इस टाइम पे 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजनीतिक दृष्टि कैसी थी। तो पहला आप लिखेंगे 9वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट शासकों ने अपने राज्य इंद्र तृतीय और कृष्ण द्वितीय के शासनकाल में कुछ विकास किया, परंतु वह फिर से पतन की ओर अग्रसर हो गए। कुछ विकास के बाद में वो फिर से पतन की ओर चल पड़े। 10वीं शताब्दी के अंत तक प्रतिहार अपनी राजधानी कन्नौज को बनाए रखने में सफल रहे थे, यानी प्रतिहारों के पास था 10वीं शताब्दी तक कन्नौज। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की कमी और कन्नौज पड़ते क्षेत्रीय शासकों में गिरावट के कारण मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण ने क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर कर। जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तो सभी की जो राजनीतिक स्थिरता थी वो हिल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अतः इस हमले से उत्तर भारत अपनी पुरानी शक्ति खो बैठा और क्षेत्र पर तुर्कों ने विजय प्राप्त कर ली, और इसकी ही वजह से अब तुर्कों का शासन होने लगा था। देखिए, यहाँ हमारा पूरा ही जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इन सभी नोट्स को फ्री में रीड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।